आज हम एक ऐसे सुल्तान के बारे में बात करने वाले हैं जिसके द्वारा स्थापित सल्तनत 320 वर्षों तक चलती रही और इन 320 वर्षों में 5 राजवंशों ने शासन किया। 13वीं शताब्दी के पहले दशक में एशिया में दो बड़ी शक्तियों का जन्म होता है। पहला हिंदुस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा मुगलिस्तान में चंगेज खां। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके द्वारा स्थापित की गई सल्तनत सदियों तक चलती रही। ऐबक को दुनिया उसकी दानशीलता, उदारता और न्याय के लिए और चंगेज खान को इब्लीस, फिरौन और नमरूद के आशिक के रूप में याद करती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था, यानी 1206 में उसने जिस राजवंश की स्थापना की और जो एक सल्तनत की रूपरेखा तैयार की, उसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करके आगे आने वाले शासकों ने, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी तक वो सल्तनत चलती रही। 320 वर्षों में मैंने बताया कि 5 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। पहला मामलुक या गुलाम वंश जो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक शासन होता है इनका। दूसरा राजवंश है खिलजी राज, 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी इनका शासनकाल है। अगला वंश तुगलक वंश हुआ जो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश के शासकों का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक था। दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजवंश जिसे लोधी वंश के नाम से जाना जाता है, उनका समयकाल 1451 से लेकर 1526 ईस्वी के बीच है। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध के समय तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस सल्तनत की स्थापना वो चलती। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिस वंश की स्थापना की उसे गुलाम वंश कहना उचित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जिन सुल्तानों के आधार पर उनके वंश को गुलाम वंश कहा गया, वह सुल्तान स्वतंत्र माता पिता से जन्मे थे। बाद में उन्हें पकड़कर गुलाम बनाकर भेज दिया गया। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने गुलाम के स्थान पर एक शब्द दिया, मामलूक, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा उसका बचपन जान लेते हैं। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, बस इतना मिलता है कि बचपन में उसे एक व्यापारी निशापुर लाकर काजी फखरुद्दीन बिन अब्दुल अजीज कूफी को बेच दिया। अजीज कूफी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े प्यार से अपने बच्चों के साथ पाला पोसा और उसे पढ़ना लिखना सिखाया, युद्ध कला सिखाई। अजीज कूफी के मरते ही उसके बच्चों में से एक बच्चे ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया एक व्यापारी को, और वह व्यापारी बड़ी रकम लेकर कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी से बेच दिया। कुतुबुद्दीन के नाम के बाद ऐबक शब्द जो जुड़ा, उसकी एक कहानी है। चंद्र ग्रहण के समय उसकी ये उंगली, छुंगली जिसको कहा जाता है, वो टूट गई। अब टूटने के बाद उसमें शक्ति नहीं रही। मोहम्मद गोरी के दरबार में और भी जो लोग थे उसे ऐबक चल के नाम से पुकारने लगे। ऐबक आप जानते हैं कि तुर्की भाषा का एक शब्द है। तुर्की भाषा में ई का अर्थ चांद और बक का अर्थ स्वामी होता है, यानी चांद का स्वामी। इस प्रकार कुतुबुद्दीन के नाम के बाद ऐबक शब्द जुड़ गया। अपनी ईमानदारी, बुद्धिमानी और स्वामी भक्ति के बल पर बहुत जल्द ही मोहम्मद गोरी के विश्वास पात्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल हो जाता है। एक रात मोहम्मद गोरी ने एक जलसा किया, तमाम लोग आए उसमें और प्रवचन हुआ, और उसके बाद जो इंतजामिया कमेटी, मतलब जो लोग था देख रहे थे, उन सबको मोहम्मद गोरी बारी बारी से बुलाकर इनाम दिया, सोने चांदी के सिक्के दिए। उसमें सबसे अधिक इनाम कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो सोने और चांदी के सिक्के उसने दिए थे, उसने उसको गरीबों में बांट दिया। जब ये बात की सूचना मोहम्मद गोरी को हुई कि मैंने जो इनाम उसे दिया था वो गरीबों में बांट दिया,
तो बहुत प्रसन्न हुआ मोहम्मद गोरी। कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाकर उसका स्थान दरबार में कहा कि तुम मेरे सिंहासन के सामने खड़े हो गए आज से, यानी शाही तख्त के सामने उसका स्थान तय कर दिया। धीरे धीरे ऐबक तरक्की करता हुआ अमीर ए आखूर यानी अस्तबल का प्रमुख के पद तक पहुंच गया। मोहम्मद गोरी गोर, गजनी और बमियान का जो एक संयुक्त अभियान हुआ था खुरासान के सुल्तान शाह के विरुद्ध, उसमें बड़ी प्रशंसनीय सेवा दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अपने स्वामी के साथ वहां गया और अस्तबल की देखरेख उस संयुक्त अभियान में बड़े उत्तम ढंग से कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। एक दिन ऐबक घोड़े के लिए चारा लाने जंगल की ओर गया तो उसे दुर्भाग्य कहिए खुरासान के शाह के सैनिकों ने बंदी बना लिया। ऐबक को जब सुल्तान के सामने लाया गया, यानी खुरासान के शाह जो सुल्तान था उस समय, उसके सामने लाया गया तो सुल्तान ने आदेश दिया कि इसे लोहे के पिंजड़े में डाल दिया जाए। काफी दिन वहां कुतुबुद्दीन ऐबक लोहे के पिंजड़े में कैद रहा। मोहम्मद गोरी की सेना जब खुरासान विजय करती है, यानी खुरासान के शाह को पराजित करती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उसी पिंजड़े में बंद लाया गया मोहम्मद गोरी के सामने। मोहम्मद गोरी फौरन आदेश देता है कि इस पिंजड़े से ऐबक को बाहर निकाला जाए। इसके साथ ही साथ उसे उपहार भी प्रदान किया। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया। मोहम्मद गोरी के वापस जाने के बाद ऐबक ने अजमेर, मेरठ और कई स्थानों पर जो विद्रोह हुए उसे दबाकर अपनी योग्यता साबित कर दी। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक अपने स्वामी मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा। 1197 ईस्वी में अन्हिलवाड़ पर चढ़ाई की और वहां के राजा भीमदेव को उसने पराजित किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 1202 ईस्वी में ऐबक ने बुंदेलखंड के राजा परमर्दी देव को पराजित कर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया। यह ऐबक के शासक बनने से पहले की बात है। 1205 ईस्वी में खोखरों के विरुद्ध अभियान में ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ रहा। खोखरों को पराजित कर जब मोहम्मद गोरी वापस जा रहा था, सिंध नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी ने अपना शिविर लगाया और वो एक्चुअल में एक बाग में शिविर लगाया था और उसी बाग में वो नमाज पढ़ रहा था। शाम का वक्त था तो कुछ खोखर घुस गए उसके शिविर में और 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। 32 वर्ष शासन करने के बाद मोहम्मद गोरी इस दुनिया को छोड़ गया। आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी की संतानों में केवल एक पुत्री थी। उससे जब भी प्रश्न पूछा जाता था कि आपके बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, वह अपने गुलामों की तरफ इशारा करते हुए कहता था कि इसमें से जो योग्य होगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। मोहम्मद गोरी गुलामों की शिक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देता था। उसके बच्चे नहीं थे लेकिन बच्चों से बढ़कर उन्हें प्यार करता था और यही गुलाम मोहम्मद गोरी के बाद उसके सल्तनत के वारिस हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक जिस समय मोहम्मद गोरी की हत्या हुई है, कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का ताजुद्दीन यल्दौज गजनी और नासिरुद्दीन कबाचा मुल्तान की शासन व्यवस्था देख रहे थे। 1206 ईस्वी को मंगलवार के दिन लाहौर के लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाकर लाहौर में उसका सिंहासनारोहण कराया। 1208 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक मलिक या सिपाह सालार की उपाधि से शासन करता रहा। 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर लिया, उपहार भेजे और तमाम चीजें भेजी। हसन निजामी अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में लिखते हैं कि उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्कों पर भी अपना नाम अंकित करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई सिक्का कुतुबुद्दीन ऐबक का हमें प्राप्त नहीं हो सका है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 4 वर्षों का था। इस दौरान उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।
जैसे अधिकांश समय वो उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा में व्यस्त रहा। उसने मोहम्मद गोरी के और जो गुलाम थे जैसे ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कबाचा, तो उनसे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। उसे वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की। उसने ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से स्वयं विवाह किया और नासिरुद्दीन कुबाचा से अपनी लड़की का विवाह किया। यानी नासिरुद्दीन कुबाचा को इसने अपना दामाद बनाया। पहली लड़की जब जो उससे शादी किया वो एक्सपायर कर गई, वो उसकी मृत्यु हो गई, तो अपनी दूसरी लड़की का भी विवाह नासिरुद्दीन कबाचा के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक कर देता है। इसके अलावा इल्तुतमिश से भी एक लड़की अपनी ब्याही थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से उसने अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक वह सफल भी रहा। उसी समय ताजुद्दीन यलदौज जो गजनी का हाकिम था, उस पर जब ख्वारिज्म के शाह ने दबाव बनाया तो वह पंजाब की में शरण लेना चाहा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे शरण देने से इनकार कर दिया। यहाँ ससुर और दामाद का रिश्ता था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ख्वारिज्म के शाह से दुश्मनी नहीं लेना चाहता क्योंकि सल्तनत अभी नई नई थी। जब इनकार किया ताजुद्दीन यलदौज को, दोनों के बीच एक संघर्ष हुआ जिसमें ताजुद्दीन यलदौज पराजित होता है। 40 दिनों तक गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा आमोद प्रमोद में लीन रहा। ताजुद्दीन यलदौज पुनः सेना को तैयार करके जब गजनी पर आक्रमण किया तो घबराकर हिंदुस्तान की ओर कुतुबुद्दीन ऐबक भागा। इसके अतिरिक्त ऐबक की एक प्रमुख समस्या नवनिर्मित हिंदुस्तान के साम्राज्य के बिखराव को रोकना था। जब तक वह जीवित रहा, अपने स्वामी मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी द्वारा जो जीते गए भारतीय क्षेत्र थे, यानी भारत में जो क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने जीते थे, उस क्षेत्र को सल्तनत से जोड़े रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब ये तो रही उसकी समस्याएं और सैन्य गतिविधियां क्या क्या रही, इसको हमने देख लिया। अब इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां देख लेते हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां क्या क्या थी? तो कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक देखने में बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन उसका चरित्र बहुत उत्तम। मिनहाजुस सिराज ने तबकात नासिरी में कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरा हातिम, दानशील और वीर सुल्तान बताया है। वह गरीबों को इतना अधिक दान दिया करता था कि उसकी प्रजा उसे लाख बख्श के नाम से पुकारती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ी सुरीली आवाज में कुरान पढ़ता था, जिसके कारण उसे कुरान खां की भी उपाधि दी गई थी। फखरे मुदब्बिर ने लिखा है कि वह न्याय करते समय रिश्तेदारी, नातेदारी, अमीरी, गरीबी, धर्म को आड़े हाथ नहीं आने देता था। वह निष्पक्ष न्याय करता था। फखरे मुदब्बिर लाहौर में कुतुबुद्दीन के सिंहासनारोहण के समय भी मौजूद था। हसन निजामी ने अपने ग्रंथ ताजुल मासिर में कुतुबुद्दीन ऐबक की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि उसके जमाने में चोरी और लूटमार का कोई नामो निशान नहीं था। यहां तक कि सरकारी खजाने की सुरक्षा के लिए भी सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं, उसके शासनकाल में बकरी और भेड़िए एक ही घाट पर पानी पीते थे। किसी भेड़िए की हिम्मत नहीं थी कि बकरी को खा ले। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि उसने जो पहले के शासक राजस्व के रूप में 5वां भाग टैक्स के रूप में लेते थे, उसमें उसने कटौती करके 10वां भाग केवल राजस्व के रूप में वसूला। कुतुबुद्दीन ऐबक ने विद्वानों को भी संरक्षण दे रखा था। फखरे मुदब्बिर और हसन निजामी ये दोनों उसके दरबार में मौजूद थे। फखरे मुदब्बिर मैंने अभी बताया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सिंहासनारोहण के समय लाहौर में मौजूद था। उसने एक वंश ग्रंथ लिखा जिसे डेनिसन रॉस ने 1927 ईस्वी में तारीख ए फखरुद्दीन मुबारक शाह के नाम से प्रकाशित किया। फखरे मुदब्बिर का दूसरा ग्रंथ
आदाबुल मुलूक या आदाबुल हर्ब व शुजात के नाम से जानी जाती है। इस ग्रंथ में फखरे मुदब्बिर ने उस समय के शासन प्रबंध और युद्ध प्रणाली के बारे में बहुत अच्छा विवरण दिया है। दूसरा प्रमुख विद्वान जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार से संबंधित था, उसका नाम है हसन निजामी, जिसने क्या लिखा, ताजुल मासिर। ताजुल मासिर का अर्थ होता है उपलब्धियों का मुकुट। लेखक ने अपने पूरे ग्रंथ में कहीं भी ताजुल मासिर नाम नहीं लिखा है। ताजुल मासिर में वाद्य यंत्रों और सुंदर स्त्रियों का बड़ा रोचक वर्णन मिलता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिल्ली में उसने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। 1195-96 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद से लगी हुई एक इमारत की बुनियाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। उस इमारत के पूरे होने की तारीख 1197-98 ईस्वी दर्ज है। मस्जिद से लगा हुआ कुतुब साहब की लाट का निर्माण शुरू कराया। कुतुब साहब की लाट यानी जिसे दुनिया कुतुब मीनार के नाम से जानती है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल्ली आने की याद में कराया गया था। ये याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कराया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिल्ली आने की याद में इसका निर्माण ऐबक ने कराया था। कुतुब मीनार का उपयोग किस काम के लिए होता था, तो अजान देने के लिए और तुर्क सत्ता के विजय स्तंभ का ये प्रतीक था। इसके अलावा शहर की ऊंची इमारत तो और थी नहीं, ऊपर चढ़कर शहर की गतिविधियां भी इससे देखी जाती रही होंगी इस इमारत से। इसके अतिरिक्त कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया। पर्सी ब्राउन लिखते हैं कि 2.5 दिन का मेला लगने के कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। जबकि कुछ विद्वान इस पर ऐतराज भी करते हैं कि उनका मानना है कि 2.5 दिन में ये बनकर तैयार हुई मस्जिद, जिसके कारण उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कह दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात चौहान राजा राय पिथौरा द्वारा 1143 ईस्वी में बनाए गए दुर्ग को अपनी राजधानी बनाकर शासन शुरू किया। इसी दुर्ग में ऐबक ने एक सफेद महल का निर्माण करवाया था और इसी सफेद महल में इल्तुतमिश का राज्यारोहण मलिक अख्तियार उद्दीन की हत्या 1241 ईस्वी में इसी महल में हुई थी। नासिरुद्दीन महमूद के समय जब हलाकू खां का दूत आता है तो उसका स्वागत इसी महल में यानी सफेद महल में किया गया था। पूरा जितने सैनिक थे सब एक ही आवाज लगाकर स्वागत में जो भी वो कह रहे थे, समकालीन इतिहासकार के जब आप लेख पढ़ते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि वो नासिरुद्दीन महमूद दिखाना चाहता था मंगोलों को कि वह भी एक पावरफुल और शक्तिशाली शासक है। इसके अलावा बलबन का राज्यारोहण भी इसी सफेद महल में हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। उसने दिल्ली सल्तनत की एक रूपरेखा तैयार की और उसी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उसी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके आगे आने वाले सुल्तानों ने भी शासन किया। हसन निजामी लिखते हैं कि उसने न केवल संसार पर विजय प्राप्त करने का दायित्व निभाया बल्कि न्याय व्यवस्था स्थापित करके संपूर्ण राज्य में समृद्धि लाई। चलते चलते इब्न बतूता का एक रोचक विवरण बताता चलूं आपको, जो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा है। वह लिखता है कि ऐबक जब हिंदुस्तान में था तो कुछ लोगों ने मोहम्मद गोरी से शिकायत की कि कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता है। मोहम्मद गोरी के दरबारियों में से किसी ने ये सूचना कुतुबुद्दीन ऐबक को भेज दी कि ऐसा यहाँ चल रहा है। रातों रात कुतुबुद्दीन ऐबक अफगानिस्तान पहुंचकर
मोहम्मद गोरी के सेवा में उपस्थित हुआ। और दोनों में जो भी बात हुई हो तो मोहम्मद गोरी ने कहा कि तुम मेरे सिंहासन के नीचे छिप जाओ और देखो क्या हो। दरबार लगा दूसरे दिन और मोहम्मद गोरी लोगों से कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में क्या ख्याल है। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक तो स्वतंत्र सत्ता हिंदुस्तान में स्थापित करना चाहता है। इतने में मोहम्मद गोरी अपने सिंहासन पर पैर मारकर कहता है हाजिर। कुतुबुद्दीन ऐबक उसमें से निकलता है और जो शिकायत करता थे जमीन चूमकर माफी मांगते हुए वो मोहम्मद गोरी से दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद उन्होंने ये कसम खाई हम अभी कभी ऐसा नहीं करेंगे। इब्न बतूता का उद्धरण यहाँ पर कुछ संदिग्ध लग रहा है। इब्न बतूता ने जो रहला में लिखा उसकी सारी बातें आंख बंद करके नहीं स्वीकार की जा सकती। बहरहाल ये रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। धन्यवाद।